मुख्तसरन नहीं, मेरे ख्याल में एट लेंथ बताऊंगा, क्योंकि आज हम उस शख्स को याद कर रहे हैं। शख्सियतें कुछ उभरती है कौमों में, उस शख्स को याद करते मैं कहता हूँ ये सब इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अंदर भी आएँ, फंक्शन अटेंड करें, क्योंकि आज मैं इनकी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ। लैंड रिफॉर्म्स तो आपने सुन ही लिया, लैंड रिफॉर्म्स जो अनथिंकेबल था, झैलदारों जो एस्टैब्लिश थे उनको डिसमेंटल करना और विदाउट एनी केओस इतना स्मूथली उनको अप्रूव करके हज़ारों लाखों लोगों को मालिक ज़मीन बनाना। न सिर्फ ये रेवेन्यू का काम था, ये लॉ का भी काम था, और दोनों में बेग साहब महारत रखते थे। न लैंड रिफॉर्म्स बॉर्डर के उस पार पॉसिबल था, न रेस्ट ऑफ द कंट्री में पॉसिबल था। कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट्स में हुआ, बाद में हुआ। और यहाँ मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा। जब बेग साहब ने लैंड रिफॉर्म्स किए, ऑफकोर्स शेख साहब मकबूल तरीन लीडर थे उनकी लीडरशिप में। सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने एक पैम्फलेट ऑफिशियली इशू किया जिसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान के नॉर्थ में जो कश्मीर है, वहाँ कोई मिर्ज़ा अफजल बेग हैं जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए। ये शायद लेफ्टिस्ट टेंडेंसी के होंगे। बेग साहब ने करेक्ट किया, कहा नहीं मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मेरा मजहब इस्लाम मुझे सिखाता है इक्वालिटी, जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ दे दो, और एम्पावर कर दिया। आज भी आप रिजर्वेशंस को देख लीजिए, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वगैरह, वो हासिल नहीं कर सके जो इसने हासिल कर लिया। तमाम अर्बन एरियाज जो 70-75% लोग रहते थे, कश्मीर था, जम्मू था या लद्दाख था, उनको मालिक बना दे। ये तो आपने सुना होगा। मैं आपको बताऊंगा 13 जुलाई 1931 वो अब्दुल कदीर थे। उस वक्त कोई कश्मीरी लीडरशिप नहीं उभरी थी, ये तो बाद में उभरी, ठीक है ना। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा से कहा, आप अगर एट लेंथ सुनना चाहते हैं, महाराजा से कहा कि कश्मीर के लोगों में ग्रीवेंसेस हैं, तो मैं मिस्टर मिडल्टन को भेजूंगा, और उसके बाद मिस्टर ग्लैंसी को भेजा गया, मिडल्टन कमीशन और ग्लैंसी कमीशन, कि आप देख लीजिए कश्मीरियों के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं। शेख साहब ने खुद आतिश चनार में इस बात का जिक्र किया। वो जब वो ग्रीवेंसेस लेके मिस्टर ग्लैंसी के पास गए, उन्होंने कहा शेख साहब आई एम सॉरी, आई वांट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस। तो शेख साहब ने कहा कि मैंने सुना इस्लामाबाद में, सरनल इस्लामाबाद में, अनंतनाग भी, एक होनहार ज़हीन नौजवान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया है, मिर्ज़ा अफजल बेग। मैंने उनको कहा। सो उनका कंट्रीब्यूशन मिडल्टन कमीशन में था, क्लैंसी कमीशन में था। इलेक्शन लड़के जमात ने उनको काउंसिल में भेजा, तो वो पहले कश्मीरी मुस्लिम थे जो महाराजे की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर बने कश्मीरियों की ग्रीवेंसेस एड्रेस करने के लिए। जब 2 साल के बाद महाराजा ने 100% सेटिस्फाई नहीं किया, तो मूवमेंट और तंजीम ने उनको वापस बुलाया। अहमद यार खान साहब थे और मिर्ज़ा अफजल बेग साहब थे। अहमद यार खान साहब ने रिज़ाइन नहीं किया, मिर्ज़ा अफजल बेग साहब ने रिज़ाइन करके आ गए। फिर 52 डेली एग्रीमेंट हो, बेग साहब की कानून, कश्मीर कॉन्स्पिरेसी में अपना लीगल एक्यूमेन का मुजाहिरा करना हो तो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में देख लीजिए। उसके बाद जब कश्मीर अकॉर्ड हुआ, जिसमें शेख साहब फिर चीफ मिनिस्टर बने, इसमें यानी बराबर 50 साल जिंदगी में उनका हमेशा कंट्रीब्यूशन। बेग साहब कल फारूक साहब यहाँ पे आए थे, स्टेटहुड की जो मांग है वो उन्होंने दोहराई, और ये भी है कि आजकल जो लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन मसाइल जो कि तू है, सरकारी फंक्शंस होती है, एमएलएस को नहीं बुलाया जाता है, और डू यू थिंक दिस इज इरोडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए फारूक साहब ने कहा स्टेटहुड वो एल्डरली, मेरे ख्याल में सबसे बुजुर्ग सियासतदान हैं। अब स्टेटहुड की ये मांग किससे कर रहे हैं, ये तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। स्टेटहुड नहीं, आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन, आर्टिकल 35 की रेस्टोरेशन, ये उनका मैनिफेस्टो था कि वो रेस्टोर करेंगे। और उसके बाद बिजली फीस,
को लेके, स्मार्ट मीटर को लेके, गैस को लेके, बेकारी बेरोजगारी को दूर करने के लेके, ये स्टेट हुड किससे मांग रहे हैं? इनको किसी की जरूरत नहीं है। कश्मीरियों ने मैसिव मैंडेट दिया है फारूक साहब और उमर साहब को कि आप हमारे एस्पिरेशंस और डे टू डे ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर लीजिए। उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। करना क्या चाहिए? उनको ताकत दी है। यूनियन टेरिटरी में जो केजरीवाल ने करके दिखाया, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी में जो केजरीवाल ने करके दिखाया। केजरीवाल ने क्या करके दिखाया यूनियन टेरिटरी में? हॉस्पिटल्स कैसे ठीक किए जाएं, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन में इंटरनेशनल एक्लेम मिल गया केजरीवाल को। कम से कम केजरीवाल को ही फॉलो करें। ये सवाल पूछने का हक मैंने आपको बारहा कहा। ये 8 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर के लोगों की अक्सरियत ने उनको मैंडेट दिया, उसके बाद फारूक साहब और उमर साहब को सवाल करने का हक नहीं है, डिमांड करने का हक नहीं है। वो हमारा हक है। उनका है एक्शन करना। ये बताएं कि हमने क्या किया इन 2 सालों में, उसका रिपोर्ट कार्ड दें। अब तो ये बिजनेस रूल की भी बात नहीं कर रहे हैं। अब ये स्टेटहुड मांगने के लिए एमएलएज और एमपीज को दिल्ली ले जाएंगे, यानी एक और डिस्ट्रैक्शन। अभी एक मोमेंटम बना हुआ था, फिर डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब मॉनसून सेशन होगा, कब होगा, किधर होगा और कब ये जाएंगे, फिलहाल इन्होंने अपना टाइम निकाल लिया। ये टाइम निकालने की बात नहीं, कम से कम बेकारी बेरोजगारी का कुछ अजाला कर लीजिए। बेकारी बेरोजगारी तो दूर की बात है। इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने रोज हम सुनते हैं कितने मुलाजमों को निकाला गया। रोज हम सुनते हैं नारकोटिक्स को लेके ये कहाँ का हक बनता है आपको कि आप उनका डेमोलिशन करें, उनकी प्रॉपर्टी सीज करें। ये तमाशाबीन है। मुझे नहीं लगता इनको कुछ करने का की दिलचस्पी है या इंटेंट है। बात करने के लिए बहुत बहुत